हेलो बच्चों, विद्या क्वेश्चन बैंक की स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। इन क्लासेज में हम आपके लिए कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इन्हीं क्वेश्चंस को आप थोड़ा हमारे साथ सीखेंगे, ट्राई करेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर ले रहे हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 2011, 13, 17, 19, 20 तक आया हुआ है और इस चैप्टर में से आने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव ने बताया था कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब होता है कि एक निश्चित समय के बाद तत्व जो होते हैं अपनी भौतिक और रासायनिक गुणों को दोहराते रहते हैं। इसी को हम पीरियोडिक फंक्शन या आवर्ती फलन या तत्वों की आवर्तिता कहते हैं। तो मेंडलीव ने जो अपने आवर्त नियम के अंदर रखा था, जो आवर्ती फलन की जो विशेष प्रॉपर्टी रखी थी वो तत्वों के परमाणु भार की रखी थी, जो कि बाद में गलत सिद्ध हो गई और बाद में और दीर्घ आवर्त वगैरह सारणी वगैरह आई, उसमें जो आवर्ती फलन है वो परमाणु क्रमांक रखा है। तो यहाँ पर मेंडलीव की जो बात थी वो गलत पाई गई थी। जो परमाणु भार था उसका तत्वों का आवर्ती फलन होता था वो बाद में गलत सिद्ध हुआ। प्रारूपिक तत्व क्या हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए। प्रारूपिक तत्वों के मुख्य लक्षण लिखिए, इनके दो उदाहरण दीजिए। प्रारूपिक या निरूपिक तत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रारूपिक तत्व क्या होते हैं, या जिनको हम टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। प्रारूपिक तत्व आवर्त 3 के तीसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं उनको हम प्रारूपिक तत्व कहते हैं। तीसरे आवर्त, थर्ड पीरियड के जो तत्व होते हैं। तो तीसरा आवर्त कौन कौन सा होता है? ये सभी तत्व जो होते हैं तीसरे आवर्त के होते हैं और इनकी विशेष बात ये होती है कि ये अपने वर्ग के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि जो इनकी विशेषताएं होती हैं, रासायनिक और भौतिक विशेषताएं होती हैं, अपने वर्ग के सभी तत्वों से मिलती हैं। इसलिए इनको प्रारूपिक या प्रतिनिधित्व या निरूपक तत्व कहते हैं, क्योंकि ये अपने वर्ग के सभी तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता रखते हैं। तीसरे आवर्त के सभी तत्व जो होते हैं ये प्रारूपिक तत्व कहते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। आवर्त सारणी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि Na2O, MgO, Al2O3, SiO2 में सबसे अधिक बेसिक क्षारीय गुण वाला ऑक्साइड कौन सा है? निम्नलिखित में से किस तत्व का ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होगा और क्यों? तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि ये जो तत्व हमें दिए हुए हैं ये कौन से आवर्त के तत्व हैं। आवर्त सारणी में सभी बच्चों ने पढ़ा है कि आवर्त जो होता है वो बाएं से दाएं जाने पर होता है और जो वर्ग होता है वो ऊपर से नीचे जाने पर इसको वर्ग बोलते हैं। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो क्षारीय गुण होता है, क्षारीय गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता जाता है, जबकि वर्ग में क्षारीय गुण जो होता है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जाता है। तो इस प्रॉपर्टी के, इस विशेषता के आधार पर हम बता सकते हैं कि इन तत्वों के ऑक्साइडों में क्षारीय गुण का क्या प्रभाव होगा
और वर्ग है तो उसमें क्षारीय गुण का क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये तत्व जो हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, ये कौन से आवर्त के तत्व हैं? ये थर्ड आवर्त के तत्व हैं। थर्ड आवर्त के तत्व जब इधर से इधर जाएंगे, इनके सबके ऑक्साइड दिए हुए हैं Na2O, MgO, Al2O3 और SiO2। इन सभी के हम ऑक्साइड बना लेते हैं और इन ऑक्साइड के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा और कौन सा सबसे कम क्षारीय होगा। अब इधर से इधर जाने पर ये तीसरा आवर्त है। तो आवर्त में मैंने बताया है कि बाएं से दाएं जाने पर जो क्षारीय गुण होता है वो घटता चला जाता है। तो यानी कि यहाँ से इधर जा रहे हैं, जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्षारीय गुण घटता चला जा रहा है। यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड का जो क्षारीय गुण होगा वो कम होगा, Al2O3 का ज़्यादा होगा, MgO का और भी ज़्यादा होगा और Na2O का सबसे ज़्यादा होगा। तो ये Na2O जो है ये प्रबल क्षारीय होगा, सबसे प्रबल क्षारीय होगा। और जो SiO2 है ये प्रबल अम्लीय होगा, अम्लीय होगा या दुर्बल क्षारीय होगा। प्रबल अम्लीय या दुर्बल क्षारीय भी इसको कहा जा सकता है, दुर्बल क्षारीय। इस तरीके से हम बता सकते हैं किसी भी परमाणुओं के तत्वों के ऑक्साइड देख के कि वर्ग में अगर जा रहा है तो ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय गुण बढ़ेगा और आवर्त में जा रहा है तो बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय गुण घटता चला जाता है। तो यहाँ पर Na2O प्रबल क्षारीय होगा और SiO2 जो है वो दुर्बल क्षारीय होगा। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम के अंतरों को लिखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हम एक टेबल के आधार पर एक तरफ देखते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव के आवर्त नियम, और एक तरफ हम टेबल के आधार पर देखते हैं आधुनिक आवर्त नियम। जो हमारी दीर्घाकार आवर्त सारणी है वो आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो मेंडलीव के आवर्त नियम पर आधारित है। तो मेंडलीव का सबसे पहला जो नियम था वो ये था, तत्वों का जो इसने बताया था कि मेंडलीव ने बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आवर्ती फलन की प्रॉपर्टी ली थी मेंडलीव ने वो किसको आधार माना था? परमाणु भार को। जबकि आधुनिक आवर्त नियम के अंदर जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनको आवर्तिता का आधार माना है हमने परमाणु क्रमांक को। तो यहाँ पर ये बहुत दोनों के बीच में बड़ा भारी अंतर है, क्योंकि मेंडलीव ने परमाणु भार को माना, एटॉमिक वेट को माना, और आधुनिक नियम में परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर को माना। बाद में परमाणु क्रमांक ही सही पाया गया था, परमाणु भार गलत हो गया था। दूसरा पॉइंट जो मेंडलीव ने बताया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर सबसे बड़ी कमी थी हाइड्रोजन की अनिश्चित स्थिति। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग में रखा गया है। हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग में रखा गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर समस्थानिकों की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। समस्थानिकों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया या समस्थानिकों का अभाव था। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को भी स्थान दिया गया है।
समस्थानिकों को स्थान दिया गया है। तो समस्थानिक तो सभी बच्चे जानते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर एक समान होते हैं। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर अक्रिय गैसों की कोई जानकारी नहीं थी, अक्रिय गैसों की कोई स्थान नहीं था, अक्रिय गैसें अनुपस्थित थीं। जबकि आज की आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर अक्रिय गैसों को 8वें या 18वें वर्ग में रखा गया है। निष्क्रिय या अक्रिय गैसों को 18वें वर्ग में रखा गया है। वर्ग में रखा गया है। पांचवा जो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर, संक्रमण तत्वों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यानी कि उस समय पर कुछ संक्रमण तत्व जो खोजे जा चुके थे उनको भी मेंडलीव ने सही स्थान नहीं दिया था। संक्रमण तत्वों के बारे में कोई सही स्थान नहीं दिया गया। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक का अलग से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के नीचे एक निश्चित स्थान दिया गया है। छठा पॉइंट था मेंडलीव की आवर्त नियम के अंदर जो लैंथेनाइड हैं, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड के बारे में कोई सही जानकारी नहीं थी और ना ही उनको कोई निश्चित स्थान दिया गया। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को, एफ ब्लॉक तत्वों को, जिनको हम एफ ब्लॉक तत्व भी कह सकते हैं, उनको डी ब्लॉक के नीचे एक निश्चित स्थान दिया है और उनको एफ कक्षक के आधार पर बांटा गया है। इन तत्वों के अंदर कुछ तत्व जो होते हैं बहुत ही रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं जो कि पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव तत्व भी होते हैं, उनको भी आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर एक निश्चित स्थान दिया गया है। तो बच्चों कुछ पॉइंट थे मेंडलीव में आवर्त सारणी में, मेंडलीव के आवर्त नियम के अंदर जो कि बहुत गलत थे, जबकि आधुनिक आवर्त नियम में इनको सही किया गया और आवर्त सारणी का सही प्रारूप बनाया गया। सातवां इम्पोर्टेंट पॉइंट था मेंडलीव की आवर्त सारणी को याद करना बहुत कठिन था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी को इस तरीके से अरेंज किया है, इतने सरल तरीके से बनाया गया है कि उसको याद करना बहुत ही आसान है। धन्यवाद।